जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर के इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 के इंट्रोडक्शन पोर्शन की, जिसमें आपके एग्जाम्पल्स होंगे और साथ साथ में एक नया टॉपिक और पढ़ेंगे जो कि है व्यापक पद, जिसको इंग्लिश में हम जनरल टर्म और मिडिल टर्म जो है, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। जनरल टर्म भी बोलते हैं, मिडिल टर्म भी बोलते हैं, R+1 पद। तो जैसा कि आपको पता है, अगर मान लीजिए a प्लस बी की घात अगर n है, a प्लस बी की घात अगर n है, तो हम किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा NC0, पास्कल अंकल वाली बात याद होगी आपको शायद, मेरे ख्याल से। तो NC0 फिर a की घात b की घात, ऐसे बढ़ती हुई घात घटती हुई घात आपने देखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देपद प्रमेय प्रश्नावली 8.2 का इंट्रोडक्शन पोर्शन जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है व्यापक पद। व्यापक पद, व्यापक पद कह सकते हैं, या हम इसे एवं मध्य पद, तो आप इसे कह सकते हो जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म। नाम अलग अलग है, चीजें वही हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करना है आपको। तो बस चीजें अपने आप समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको काम सिर्फ बेसिक पे करना है। क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं a प्लस बी की घात n की, जो कि आप सभी लोगों को पता है। जो आपको पता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि a प्लस बी की घात, a प्लस बी की घात n के, ये इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, a प्लस बी की घात n का प्रसार कितना होगा, NC0 a की घात n माइनस 0 b की घात 0 प्लस NC1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1। इसी तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, जो अंतिम आएगा वो क्या बनेगा, NCR a की घात n माइनस r और b की घात r। ये जो अंतिम वाला पद है, इस पद को हम क्या कह सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, एक तो होता है r वाला पद, है ना, एक R+1 पद। तो ये जो पद है, इस पद को हम कह सकते हैं R+1 पद। ये इसका प्रथम पद हुआ। ये क्या है, प्रथम पद। ये क्या है आपके पास, द्वितीय पद। इसी तरह से ये कौन सा है, R+1 पद। और इसी पद को हम कहते हैं आपके पास व्यापक पद। यही चीज आपका व्यापक पद भी कहलाता है। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका व्यापक पद भी कहलाता है। तो व्यापक पद का फॉर्मूला क्या बनता है, व्यापक पद, व्यापक पद का फॉर्मूला है TR+1 बराबर NCR a की घात n माइनस r और b की घात r। ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक एक पार्ट आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, उन क्वेश्चंस को बहुत डीपली डिस्कस किया है। एक एक पार्ट हमने इस तरह से पढ़ा है, जैसे कि मान लीजिए
डिटेल जो होता है ना, इन डिटेल के अंदर पूरी तरह से डिटेल में पढ़ा है। तो ऐसे ही मैं आपको व्यापक पद से संबंधित चीजें भी आपको बताऊंगा। तो व्यापक पद क्या बनेगा, टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर, ए की घात एन माइनस आर और बी की घात आर। यहां तक का पोर्शन क्लियर है आप सभी लोगों को? यहां तक का पोर्शन क्लियर है सभी लोगों को? जल्दी से बताओ, यहां तक का पोर्शन क्लियर है सभी लोगों को? तो ये आपके पास पहली चीज यहां पर ये आ गई, फर्स्ट पॉइंट है ये। इसी तरह से अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। अब सेकंड पॉइंट के लिए हम एक काम करते हैं, a प्लस बी की घात n के प्रसार में मध्य पद, a प्लस बी की घात n के प्रसार में मध्य पद क्या होगा? अब यहां पर मध्य पद जो है वो डिपेंड करता है n के ऊपर। इसको समझना, ये पार्ट बहुत, n के बारे में बदले r आ गया, n के बदले r, एन सी आर, ए की घात n माइनस आर बी की घात r, सही तो है? तो a प्लस बी की घात n के प्रसार में मध्य पद, यहां पर जो मध्य पद होता है वो डिपेंड करेगा पूरी तरह से n के ऊपर कि n क्या है। n एक सम संख्या है तो अलग मध्य पद होगा, n एक विषम संख्या है तो एक अलग मध्य पद होगा। उदाहरण के तौर पर हम एक काम करते हैं, हम 5 लोगों को बैठाते हैं, 1 2 ऐसे बैठाते हैं, ए बी सी डी ई। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें मध्य वाला व्यक्ति कौन सा है? मध्य वाला, मध्य, अगर इनमें से मैं मध्य आदमी पूछूं तो आप कहोगे सर इधर से दो बीच वाला, ये मध्य है। इन्हें निकालना बहुत आसान है। अब मैं आपसे कह रहा हूं मध्य कौन सा है, अब बताओ मध्य कौन सा है? आप कहोगे सर ये तो मजाक वाली बात हो गई, तो हो सकता है ये भी मध्य हो सकता है ये भी मध्य हो, तो हम दोनों को काउंट करें। क्योंकि आप इसको यूं समझो, जब भी n की संख्या विषम होगी तो केस अलग बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रसार में जो पदों की संख्या होती है वो एक हमेशा ज्यादा होती है। बात समझना, बहुत डिटेल के अंदर है। इसमें आपके पास मान लीजिए विषम संख्या है, n बराबर 5 है, तो जो पद बनेंगे आपके पास वो n प्लस 1 बनेंगे, 6 पद बनेंगे। और जब पद 6 बनेंगे तो निकालना आसान होगा। जब पदों की संख्या 4 है, n बराबर 4, n बराबर यहां पर ये 4 दिख रहा है, पर एक्चुअल के अंदर पदों की संख्या जो बनेगी उस केस में 5 बनेगी। क्यों? क्योंकि प्रसार में जो पद होते हैं वो हमेशा उससे एक ज्यादा होते हैं। बात समझ आया? कामिनी कुमारी नहीं, भावेश कुमार, आप कुछ कहना चाह रहे हो? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो 2 केस हम यहां पर डिस्कस करेंगे। पहला केस ये बनता है, तो a प्लस बी की घात n के प्रसार में मध्य पद यदि n सम संख्या है, पहला केस, यदि n सम संख्या है। अब आप समझिए खुद, आप खुद सोचिए इस बार को कि n जो है यहां पर वो सम संख्या है। n अगर सम संख्या है तो प्रसार में पदों की संख्या विषम होगी। अगर n सम संख्या है तो प्रसार में पदों की संख्या विषम होगी, क्योंकि एक पद हमेशा ज्यादा होता है। यदि n सम संख्या है, यदि n सम संख्या है तो प्रसार में पदों की संख्या n प्लस 1, तो प्रसार में
पदों की संख्या n+1। n बराबर सम संख्या है। अब एक बात बताओ, 4 लोग हैं, अब प्रसार में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n+1 यानी 4 + 1 5 है। अब अगर 5 लोग हैं तो मध्य पद को निकालना आसान होता है। जब 5 लोग होते हैं तो मध्य पद निकालना आसान होता है। तो ऐसे केस में यदि n सम संख्या है तो प्रसार में पदों की संख्या होगी n+1 और मध्य पद कितना बनेगा, और इस केस में मध्य पद बनेगा, क्योंकि n सम है तो आपको याद करने का टेक्निक बता रहा हूं, n/2 + 1वां पद, ये फॉर्मूला है इसका। n सम है तो 2 का भाग आसानी से चला जाएगा, रटने की जरूरत नहीं, रटना नहीं है। मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आपको रटाऊं, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर n सम संख्या है, मान लीजिए n 4 है, तो प्रसार में पदों की संख्या होगी 5, और उस केस में मध्य पद निकालना आसान हो जाएगा, n/2 + 1। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो, मान लीजिए n बराबर 4 है, तो प्रसार में पदों की संख्या हो जाएगी 5, और मध्य केस के कैसे निकालोगे आप, अब आप देखो, तो 4/2 + 1 वा पद, तो आप कहोगे ये 2 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, जो तीसरा पद होगा वो मध्य पद होगा। तो A B C D E तीसरे नंबर का मध्य पद होगा। आप देख सकते हो तीसरे नंबर का मध्य पद है। बात समझ आई? चीजों को समझो, रटना नहीं है, समझना है। एक बार समझा, जिंदगी भर की झंझट खत्म। एक बार रटा, जिंदगी भर के लिए समस्या। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रटना है या समझना है। ये क्लियर हो गया? मध्य पद कैसे आया? मध्य पद का ही तो फॉर्मूला है ये। कैसे आया, मतलब अभी तक मध्य पद में ये, इसका जब हम प्रसार खोलेंगे तो उस केस में बीच वाला पद निकालना है, तो जो बीच का पद निकलेगा उसका तरीका है, उस वो डिपेंड करता है कि n क्या है, n सम है या विषम है। n सम होगा तो उस केस में ये बनेगा। ये अगर पार्ट समझ में आ गया तो इसी के बेस पर एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं, मजा आ जाएगा। तो मध्य पद बराबर n/2 + 1 वा पद। उदाहरण देखिए, हम ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, x + 3y की घात 8। इसका, अब इसका मध्य पद ज्ञात कीजिए। मध्य पद ज्ञात कीजिए। आप कहोगे बड़ा आसान है सर, ये देखो ये कितना है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, कितना है, 8। 8 क्या है, n बराबर कितना है, 8। ये क्या है, सम है। अगर ये सम है तो प्रसार में पद, n बराबर 8 सम है तो प्रसार में पदों की संख्या 8 + 1 9, और 9 लोगों में बीच का पद निकालना आसान होता है। तरीका क्या है, तो मध्य पद क्या बनेगा, मध्य पद आप क्या कहोगे, 8/2 + 1। तो ये इससे काटा पीटी कर दो 4 बार, तो 4 + 1 5वां पद होगा। आप खुद ही बताओ, 9 लोग लाइन से बैठे, 5वें नंबर वाले को उठा के ले आओ, क्योंकि 5वें नंबर के इधर भी 4 लोग हैं, 5वें नंबर के इधर भी 4 लोग, मध्य पद बन गया। प्रसार का मतलब होता है फैलाना, एक्सपेंड करना। जैसे a + b की घात 2 है, उसका आप फॉर्मूला लगाते हो a² + 2ab + b², है ना, वेरी गुड।
जैसे a प्लस बी की घात 3 है तो आप उसको खोलते हो, a प्लस बी की घात 3 यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। कैसे बनाया है आपने इसे, बात समझ आ रही। उसी तरह से हम यहां पर भी ओपन करेंगे इसको, तो a प्लस बी की घात 3 है, उसको खोलने का मतलब होता है प्रसार ज्ञात करना। ठीक है, परफेक्ट। आगे चलें, जल्दी से देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, आगे चलें। दूसरा केस बनता है, यदि n विषम संख्या है, यदि n विषम संख्या है यदि n विषम संख्या है, तो इस केस में यदि n विषम संख्या है तो प्रसार में पदों की संख्या, प्रसार में दो मध्य पद बनेंगे। अब आप बोलोगे सर दो लोग कैसे होंगे, मान लीजिए n बराबर 5 है, ठीक है। अब प्रसार में मध्य पद, तो फॉर्मूला तो बनेगा n+1, 5 + 1 6 हो जाएगा। प्रसार में पदों की संख्या कितनी है, 6, तो प्रसार में पदों की संख्या अगर 6 है तो मध्य पद कितने बनेंगे। अब मध्य पद तो पता ही नहीं लगा सकते आप, देखो A B C D E F, ये 6 लोग हैं। अब इसमें मध्य कौन सा है, 4 उंगली है, मध्य पद कौन सा है, 5 उंगली है, तो आप मध्य पद बताओगे कि सर ये मध्य पद है, क्योंकि ये वाला जो है वो मध्य पद है, ये वाला जो मैंने पकड़ रखा है, क्योंकि इसके इधर भी 2 है, इसके इधर भी 2 है। लेकिन मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए अंगूठे को छुपा लेता हूं और अब आपसे पूछता हूं कि मध्य पद क्या है, तो अब आप नहीं बता पाओगे, आप कहोगे सर ये दोनों ही मध्य पद है, ये दोनों मध्य पद है। तो ऐसे केस में जो फॉर्मूला बनेगा उस केस के अंदर, क्योंकि प्रसार में पदों की संख्या आपके पास 6 बनेगी, तो आप चाहो तो इसे लिख लीजिए, प्रसार में पदों की संख्या, इसे लिख लीजिए पूरा, लिखवा देता हूं, प्रसार में पदों की संख्या n+1, यदि n विषम संख्या है तो प्रसार में पदों की संख्या n+1 है, 1 होंगी। तथा 2 मध्य पद होंगे, 2 मध्य पद होंगे। तो मध्य पद का फॉर्मूला क्या बनेगा इस केस में, मध्य पद का फॉर्मूला बनेगा, अगर n विषम है एक तो बन गया n+1, कहाँ गया, n+1 बटा 2वां पद, तथा n+1 बटा 2 + 1वां पद। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो n+1 बटा 2वां पद तथा एलसीएम लोगे तो 2 और 1 3 बन जाएगा। आप चाहो तो इस फॉर्मेट में लिख लो, आप चाहो तो इसको ऐसा कैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पे डिपेंड करता है। इसका एलसीएम ले लोगे तो 2 + 1 n+3 बटा 2 बन जाएगा, एक ही बात है, वो बताने का तरीका अलग अलग है, बात एक ही होती है। तो उस केस में 2 मध्य पद होंगे,
बात समझ आई या नहीं आई? जब तक समझ में नहीं आएगा, जब अपना नाम लिखो यार। मैथ्स तब तक समझ में नहीं आती जब तक प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस करने के बाद मैथ्स के अलावा कुछ समझ नहीं आता फिर। मैथ्स का रूल है भाई, मैथ्स का क्या, हर सब्जेक्ट का रूल होता है कि जब तक आप उसको टाइम नहीं दोगे वो आपको टाइम नहीं देगी, और जब आप उसको टाइम दोगे तो फिर आप बाकी सब में टाइम नहीं दे पाओगे, और एक बार समझ में आने के बाद सब चीजें इजी लगने लग जाती है। इसको पूरा लिख लो, सेंटेंस को यहीं पर लिख देता हूं। इसको नोट कर लो। इसलिए प्रसार में दो मध्य पद होंगे। ये है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, उदाहरण 2x प्लस 3y की घात n विषम है ना, 7 ले लेते हैं। यहां देख, प्रसार में पदों की संख्या 7 प्लस 1 8। अब 8 में ढूंढना तो मुश्किल होता है, तो तरीका क्या है, तो मध्य पद क्या क्या बनेगा, मध्य पद बनेगा 8/2 प्लस 1 वां पद, और दूसरा बनेगा, एक मिनट, पदों की संख्या 7 है ना आपके पास, तो 7 है ना, तो 7 प्लस 1/2 वां पद, और दूसरा बनेगा 7 प्लस 1/2 प्लस 1 वां पद। अर्थात 7 और 1 8 में 2 का भाग दिया चौथा, और 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, और 1 5वां, चौथा व 5वां। ये बात समझ आ गई, चौथा और 5वां पद। ये बात समझ आई या नहीं आई? ये बात समझ आ गई सभी बच्चों को? किसी स्टूडेंट को अगर ये बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकता है। क्लियर हो गया यहां तक सभी बच्चों को? परफेक्ट, परफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है x प्लस 1/x की घात 2n। यहां पर x का मान 0 नहीं होना चाहिए। x प्लस 1/x की घात 2n, जहां x का x जो है वो 0 नहीं होगा। इस केस में मध्य पद क्या बनेगा, इस केस में मध्य पद क्या बनेगा, मध्य पद बड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छा सा भी है। तो इस केस में मध्य पद बनेगा 2n+1 + 1/2। तो आप इसको देख सकते हो, अगर आप इसे लिखना चाहो तो देखो 1 2, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2n/2, और इन दोनों को जोड़ के लिख देता हूं 2/2, और ये देखते ही बन जाता है आपका, 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, ये 2 से 2 काट दिया एक बार, ये काट दिया एक बार,
तो यहां पर बन गया n+1वां। किस केस में? इस केस में मध्य पद। ये आपके पास मध्य पद बन गया, n+1वां पद। बात क्लियर? ये वाला इंपॉर्टेंट भी है अगर आप चाहो। अच्छा, इसको अगर आप ओपन करोगे ना, मान लीजिए मैं इसको ओपन करता हूं, तो समझना इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव सी चीज बताता हूं। देखो, इसमें एक मजेदार बात बताता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर एक मजेदार बात है, x+1/x⁴n है ना। अगर मान लीजिए मैं इसको ओपन करूंगा, इसका प्रसार खोलूंगा, तो इसको ऐसे तो लिखूंगा 2n/0 और अब यहां पर अगर मान लीजिए r+1 वाले पद की बात कर रहा हूं, मैं r+1 वाले पद की बात कर रहा हूं, तो 2n/0 अगर मान लीजिए, अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? पहले n+1वां कॉन्सेप्ट समझ में आया, तब वो बात समझ में आएगी। n+1वां कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ये वाली पार्ट समझ में आ जाएगी। जल्दी जल्दी फटाफट। नाम का है भूल गए? शक्तिमान हो क्या बे? काहे याद रखे तुम्हारा नाम? शक्तिमान हो क्या? हाँ, शक्तिमान हो क्या? जल्दी बताओ, शक्तिमान हो क्या? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके पास, n+1वां पद, तो उस केस के अंदर 2n/n। अब यहां पर देखो, a क्या है? x, तो x की घात कितनी हो जाएगी? 2n-n और 1/x⁴n। ये आपकी बुक में डायरेक्ट है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं, इसको ध्यान से देख लेना। 2n/n, तो x की घात 2n में से n गया तो n बच जाएगा, 1/x⁴n आ जाएगा। अगर आप देखो तो इससे तो ये कट गया, तो यहां पर आपके पास क्या बचा? x+1/x⁴ 2n बराबर मैं लिख सकता हूं 2n/n। अगर आप इसको बड़े ध्यान से गौर करो ना, इस वाले पद को, इस पद को अगर आप बड़े ध्यान से गौर करो तो इसमें कहीं पर भी x नहीं है, तो ये x से स्वतंत्र पद है। तो इसका जो पद बना वो कौन सा बना? x से स्वतंत्र पद। बात समझ आई? जल्दी बोलो फटाफट। जल्दी बोलो फटाफट। x से स्वतंत्र पद, या आप चाहो तो कह दो अचर पद। ये आपके पास एक बेसिक सा पोर्शन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब डायरेक्ट मूव करेंगे हम। वृत्त का क्षेत्रफल कहां से आ गया इसमें? अब इसको समझना क्वेश्चन को। यदि 2+a⁴ के द्विपद प्रसार का 17वां और 18वां पद समान है, क्या कहा इसने क्वेश्चन में? ये कहा t17 और t18 बराबर है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस t17 को मैं ऐसे लिख सकता हूं t16+1, r+1 होता है ना, इसीलिए अपन ने ऐसा लिख दिया इसको। और इसको मैं लिख सकता हूं t17+1। क्यों लिखा? पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है, हम tr+1 के रूप में लिखते हैं, तो 18 को काट के लिख देंगे 16+1 और इस 17 को काट के 16+1 लिख सकते हैं, और 18 की जगह हम कितना लिख सकते हैं? आपके पास यहाँ पर 17+1, यानी कि r का मान जो है वो इस केस के लिए 16 है और इस केस के लिए 17 है। अगर मैं इसे हल करूंगा तो आप ध्यान से देखो, इस वाले प्रसार की बात कर रहा हूं, यहां पर 17वां और 18वां पद समान है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 50 c
कितना आर कितना है 16। यहां पर मैं आपके लिए काम करता हूं, ये आर है, ध्यान रखना, ये आर है, इसको ध्यान रखना। तो 50 C 16 2 की घात 50 माइनस 16 और 1 की घात 16 बराबर 50 C 17 2 की घात 50 माइनस 17 1 की घात 17। क्या क्या कट रहा है काट पीट देंगे, मामला यही खत्म कर लेंगे, अपने स्तर पर निपटाने का प्रयास करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं लिख सकता हूं 50C 16, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 50 का फैक्टोरियल, 50 में से 16 गए तो आपके पास आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 34 का फैक्टोरियल 16 का फैक्टोरियल गुणा 2 की घात 50 में से 16 गया तो 34 आ जाएगा, 2 की घात 34 और गुणा 1 की घात 16 बराबर, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 50 का फैक्टोरियल, 50 में से 17 गया 10 में से 7 गया 3, तो ये बच जाएगा 34 की जगह आ जाएगा यहाँ पर कितना 33 का फैक्टोरियल, 17 का फैक्टोरियल गुणा 2 की घात 33 गुणा 1 की घात 17। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है कौन सा वाला, थोड़ा सा भाइयों के लिए लिख देता हूं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमने लगाया है NCR वाला, n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल। जिस किसी भाई को नहीं पता हो यहां से देख लीजिएगा। अब अगर आप देखो यहां पर कि क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कटेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ये 50 से ये 50 गया, ठीक है, फिर यहाँ पर 16 है, यहाँ 17 है, तो लिखना पड़ेगा पूरा। चलो लिख लेते हैं, 2 की घात 34 है और ये 2 की घात 33 है। अगर मैं नीचे लेके आऊंगा, मैं इसको काटता हूं तो ये 34 कट जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, खत्म। फिर अगर मैं 1 की घात 16 है, इस 1 की घात 16 को नीचे लेके जाऊंगा तो यहाँ से ये 17 कट जाएगा, केवल एक बचेगा यहाँ पर 2/34। चलो मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ यार, 50 से 50 काट दिया, इतना तो समझ में आ गया। 2 की घात 34 1 की घात 16, 2 की घात 34 गुणा 1 की घात 16 बटा 34 का फैक्टोरियल, 16 का फैक्टोरियल। इस 33 को ऊपर ले जाओ तो 33 और 17 ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 33 का फैक्टोरियल 17 का फैक्टोरियल बटा 2 की घात 33 1 की घात 17 और 1 की घात 17। अब देखो क्या क्या कट सकता है, तो अब देखें इसमें क्या क्या कट सकता है। तो 2 की घात 33 है, ये पूरा कट जाएगा, यहां से ये कट गया, खत्म। ये 16 पूरा कट गया। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, ए की वैल्यू है ना, तो एक काम करो ना यार, चलो कोई बात नहीं, मैं एक स्टेप इसमें यहां से हटा रहा हूं, यहां लिख देता हूं ए की घात 17। इस ए की घात 17 पूरा का पूरा इससे कट जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो केवल एक अकेला ए बच जाएगा, ए गुणा ए की घात 16। चलो मैं इसको थोड़ा सा और इजी बता देता हूं, इसको मैं ऐसा लिख लूं ए की घात 16 गुणा ए। अब आपको समझना थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा, ए की घात 16 से ए की घात 16 पूरा चला गया। यहाँ पर 33 है और यहाँ पर आपके पास 34 है, तो एक काम करें, इसको अपन लिख लेते हैं ऐसा,
33 का फैक्टोरियल गुणा 17 का फैक्टोरियल, 17 को लिख सकते हैं अपन 17 गुणा 16 का फैक्टोरियल, बटा 34 को लिख सकते हैं 34 गुणा 33 का फैक्टोरियल गुणा 16 का फैक्टोरियल बराबर ए। 33 से 33 गया, 16 से 16 गया, 17 बटा 34 है। इसको अगर आप काटोगे इससे काट दो, 17 एकम 17, 17 दूना 34, तो यहां से आपके पास ए का मान आ गया कितना, 1/2, और ये आपका आंसर है। ए का मान आ गया 1/2 और ये आपका आंसर है। जो चैप्टर चल रहा है उसी पर काम करो, इसका इंतजार मत करो कि अब नया चैप्टर पे आपको जुड़ना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ही जुड़ जाओ, कल के लिए वेट मत करो कि कल नया चैप्टर चालू होगा तो कल जुड़ना है, आज ही जुड़ना है, अभी जुड़ना है। ऐसे इस टाइप से जुड़ो। समझ आया क्या? ये 2 कहाँ गए हैं इसमें? यहां पर 2 भी तो था यार, 1 मिनट। यहां पर ये 2 था और ये 2 भी है यहां पर, तो एक काम और करते हैं ना, इस 2 से इस 2 को भी उड़ा देते हैं, तो आपका आंसर तो 1 आ गया। ए का मान 1 आ रहा है क्या? ए बराबर 1, ए का मान 1 आ जाएगा। ए का मान 1 आ रहा है क्या? ए का मान 1 आ रहा है क्या? ए का मान 1 आ रहा है क्या? क्या हुआ प्रमोद? कोई बात नहीं, जब चालू हो रहा है, जब भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को जोड़ लो, उसी टाइम जुड़ जाओ, वेट मत करो इसके लिए। आगे चलें? परफेक्ट, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। क्वेश्चन बड़ा इजी है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ट्राई करना एक बार और अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार वाला क्वेश्चन है। समझ में आ जाएगा क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। क्वेश्चन में दिया गया है कि दिखाइए कि 1 + x की घात 2n के प्रसार में मध्य पद जो है वो इस रूप का है। ठीक है साहब, दिखा देंगे, कोई दिक्कत तो बड़ी बात नहीं है। इसको देखो, इसके प्रसार में मध्य पद, ठीक है। अब इसके प्रसार में मध्य पद की बात कर रहा है, तो इसने आपको यहां पर देखो ध्यान से समझना एक एक पोर्शन। 1 + x की घात 2n, यहां पर अगर हम देखें तो 2nc। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है, आप में से कौन बताएगा कि यहां पर r कितना है? क्योंकि इसने मध्य पद की बात की है। 2nc, याद करो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। लिख दूं क्या n? याद दिलाऊं? ये देखो मध्य पद, देखो इसमें क्या बना था, n+1वां पद, n+1वां पद। मध्य पद क्या बनेगा? n+1वां पद, ये आप देख सकते हो यहां पर। एक + x की घात 2n के प्रसार में मध्य पद, तो r+1, देखो r+1 मध्य पद की अगर हम बात करें तो यहां पर मैंने आपको बताया था मध्य पद n+1वां पद, तो tn+1 बराबर 2ncn। ए कितना है? 1,
1 की घात 2n माइनस n और x की घात n। एक की घात कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस केस पे तो फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा। तो tn प्लस 1 बराबर 2n का फैक्टोरियल बटा 2n माइनस n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, और x की घात n आपका ऐसा का ऐसा आ गया। समझना इसका एक एक स्टेप बहुत कीमती और इंपॉर्टेंट भी। अब इस 2n का फैक्टोरियल अगर मैं ओपन करता हूं, अगर मैं इसको और लिखना चाहूं तो मैं इसी पद को ऐसा लिखूंगा, tn प्लस 1 2n का फैक्टोरियल क्रम गुणित संचय, 2n में से एक n गया तो n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल x की घात n। ठीक है, इसको भी ओपन करूंगा तो ये t n प्लस 1 बराबर ये कितना आ जाएगा, 2n, 2n माइनस 1, ऐसा चलता जाएगा, 4 3 2 1 और x की घात n। 4 3 2 1 और x की घात n बटा n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल। अगर इन नंबर्स को बड़े मैं ध्यान से देखूं, इन नंबर्स को बड़े ध्यान से देखना तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ही t n प्लस 1 बराबर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2n माइनस 1। भाई मोड़ के लिखा है और कुछ भी नहीं किया है, कंफ्यूज मत होना कि सर क्या कर दिया है। n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, x की घात n। इसमें से हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें से विषम पदों को एक तरफ उठा लेते हैं और सम पदों को एक साथ लिख लेते हैं। तो विषम पदों के लिए हम इसको लिख लेते हैं 1 3 5 7। अब देखो 2n है, 2n में से एक घटाऊंगा तो आपके पास यहीं पर विषम पद आएगा। इसको तो एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि ये सब गुणा के अंदर है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। यहां पर आपके पास आ जाएगा 2 4 6 8, 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और फिर 2n आ जाएगा। बटा n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल x की घात n, x की घात n। समझना इसको, इस वाले पद को मैं ऐसा कैसा लेना रहने देता हूं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। 1 3 5 7 2n माइनस 1, इसको तो ऐसा कैसा रहने देते हैं। और फिर एक काम करते हैं, इसमें से देखो इसमें 2 इसमें भी आ रहा है, 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 2 हर बार आ रहा है। तो एक काम करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, इसको समझना, 2 को बाहर निकाल देते हैं। कितनी बार आ रहा है, 2 की घात 1 भी आ रहा है, 2 यानी 4 भी आता है, 2 की घात 3 भी आ रहा है। 1 2 3 कहां से आया, अरे भाई स्वीटार्ट, इसको अपन ने पलट दिया है, इसको पलट दिया, ये सब गुणा में है ना भाई। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, अगर कोई संख्या ऐसी लिखी हुई है तो इसको लिख सकते हैं ना 8 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 2, बात तो एक ही है, एक ही बात है ना, इसको पलट के लिखा है बस मैंने। अब अगर आप देखो 2 कितनी बार आ रहा है, कि सर बहुत बार आ रहा है, n बार आ रहा है, तो 2 की घात n कॉमन ले लो। अब 2 की घात n जैसे ही आप कॉमन लोगे, आप समझना इस बात को, इस कंसेप्ट को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ का, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। इंपॉर्टेंट स्टेप, अब देखो 2 को अगर मैं कॉमन लूंगा तो 2 इसमें भी आ रहा है, 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 तो इसको अपन ऐसे लिख दें क्या, 1 2 3 4, ऐसा चलता जाएगा, 5, तो लास्ट में आपके पास n बच गया। इसमें से 2 निकाल दोगे तो n माइनस 1 आ जाएगा, बटा
x की घात n जो आपके पास पड़ा था बाहर, उसको तो x की घात n को लिख दो, और हर में आपके पास आ गया n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल। अब आपको समझना जरूरी है कि ये जो चीज आपको यहां पर दिख रही है, ये जो चीज आपको यहां पर दिख रही है, ये वाला, ये तो n का फैक्टोरियल है, n, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, n-n तक। समझ में आया? 12th क्लास की मैथ्स का टाइमिंग जो है वो 4 से 5 है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकता है। तो ये पूरा तो क्या है, n का स्टेप है, ये पूरा क्या है, n फैक्टोरियल। अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिख रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं t n+1 बराबर 1, 3, 5, 7 और 2n-1 और 2n-1, 2 की घात n, और ये आ गया n का फैक्टोरियल, और x की घात n बटा एक n के फैक्टोरियल से एक n का फैक्टोरियल काट दो, तो tn+1 बराबर आ जाएगा 1, 3, 5, 2n-1, 2 की घात n, x की घात n बटा n का फैक्टोरियल। और ये इस क्वेश्चन की डिमांड थी। अगर आप क्वेश्चन की डिमांड पे चलें तो यही क्वेश्चन की डिमांड थी। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं वापस बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में करना क्या होता है कि आपको ये मध्य पद को ये दर्शाना है। तो हमने क्या करा यार, मध्य पद का फॉर्मूला ये होता है, और हमें ये पता है कि अगर 2n है, काम की चीज पता लगी क्या, घात 2n है। अगर घात 2n है तो उस केस के अंदर मध्य पद जो बनेगा वो कितना होगा, n+1वां पद। क्या चीज, मध्य पद। मध्य पद क्या बनेगा, n+1वां पद। तो n+1वां यानी कि r बराबर यहाँ पर n हो जाएगा, तो n+1 बराबर 2n/n, 1 की घात 2n-1, x की घात n। तो tn+1 बराबर 2n का फैक्टोरियल, 2n-n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, x की घात n। अब हमने क्या देखा है, इस वाले पद को तो ऐसा लिखा जा सकता है, यहाँ पर 2n का फैक्टोरियल खोल दिया और उसके बाद इसको पूरा अलग 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 कर दिया, यानी कि 1, 2, 3, 4 वाला पोर्शन अलग कर दिया, और उसके बाद यहाँ से हमने x वाला पोर्शन अलग कर दिया। ये x की घात n अलग से लिख रहा हूँ, समझ जाना है ना। जो साथ में चल रहा है ना वो अलग समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया उसको। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इनके विषम पदों को अलग कर दिया और सम पदों को अलग कर दिया। तो विषम पद ये आ गया, सम पद ये आ गया। इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 यहाँ पर इसमें कितनी बार आ रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की घात n आ जाएगा, कॉमन लिया। अंदर वाले पद आपके पास ये बच जाएंगे, और ये पूरा तो n का फैक्टोरियल है, तो इसकी जगह n का फैक्टोरियल लिख दिया। एक n के फैक्टोरियल से एक n का फैक्टोरियल कट गया, ये पूरा पद 2 की घात n, x की घात n बच गया। इस पूरे को अपन ऐसा लिख सकते हैं। आया समझ में? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। x प्लस a की घात n के द्विपद प्रसार के दूसरे, तीसरे और चौथे पद क्रमशः 240, 720 और 1080 है। तो x, a, n ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ट्राई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर ये आपका होमवर्क है, और इसके बाद वाला ये आपका होमवर्क है।
इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करके कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताओगे कि इसका आंसर क्या है। ईमानदारी से क्वेश्चन को ट्राई करना। अब फटाफट जल्दी से आज के जो टॉपिक हमने पढ़ा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कुछ पोर्शन था दोस्तों जो आज हमने कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इजाजत दीजिएगा इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसके आगे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।